जरा सोचिए, डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट लिख कर दिया, आप एक लैब में जाते हैं और एक कागज़ पर लिखी रिपोर्ट आपके इलाज, दवा और कभी कभी ज़िंदगी मौत का फैसला कर देती है। लेकिन अगर वही रिपोर्ट नकली हो या लैब ही फर्जी हो तो सोचिए ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा मेहरोत्रा और आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम मुद्दे पर, और वो है लैब, जहां हमारे खून, पेशाब, मल के साथ साथ एक्सरे, ईसीजी की जांच होती है। क्या हर लैब पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? एचआईवी, कैंसर, थायराइड, ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट जैसे गंभीर जांचों में अगर रिपोर्ट गलत आ जाए तो मरीज की जिंदगी पर बड़ा खतरा हो सकता है। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी पाया है कि अकेले दिल्ली में छोटे बड़े मिलाकर 55,000 से अधिक अनऑथराइज्ड लैब्स हैं, जिसमें कई ऐसे हैं जिसमें अनट्रेन्ड टेक्नीशियंस भी हैं जिनके पास क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। ये लैब्स और ये नीम हकीम खतरे जान किस तरह से लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, वो ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली के डॉक्टरों ने इसे नेशनल इमरजेंसी कहा है। डॉक्टर्स ने इसे फेक लैब को लेकर ओपन लेटर तक लिख दिया है। यह मामला तब खतरनाक हो गया जब एक 16 साल के बच्चे की पोटेशियम टेस्ट की गलत रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया, उसे पोटेशियम कम होने की रिपोर्ट आई थी तो पोटेशियम सप्लीमेंट भी उसे दिया जा रहा था। लेकिन सच्चाई पर नज़र डालें तो उस 16 साल के बच्चे के शरीर में पोटेशियम की मात्रा भरपूर थी, लेकिन एक रिपोर्ट के गलत आने की वजह से डॉक्टर ने उसमें पोटेशियम की दवाएं खिलाई उसे, और जिसका नतीजा ये था कि पहले उसके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद किया और फिर धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। ये महज एक उदाहरण है, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं फेक लैब्स के, जिसकी वजह से मरीजों की जान सांसत में पड़ गई है। हमने बात की एम्स के लैब मेडिसिन के डॉक्टर रहे राजीव रंजन से। लैब मेडिसिन पर उनकी लंबी रिसर्च है। उन्होंने लैब की भारी गड़बड़ियों पर हमें बताया। आपने लिखा है कि 55,000, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है कि मोर देन 55,000 अनऑथराइज्ड लैब्स हैं। हाँ, तो ये कितना लीथल हो जाता है किसी भी पेशेंट के लिए जब आपकी रिपोर्ट गलत आती है, और इससे कैसे बच सकते हैं? मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये प्रश्न उठाने के लिए। और वो 55,000 नहीं है मैम, कोर्ट अनकोट 65,000 है, जो कि लास्ट ईयर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कॉग्निजेंस दिया था कि आप इस पे क्या कर रहे हैं। और विगत यानी कि 1.5 साल बीत जाने के बाद भी उस पर कुछ बात नहीं हुई है सरकार की तरफ से। तो मैम, जैसा आपने पूछा कि एक गलत रिपोर्ट जो है उससे पेशेंट को क्या क्या हो सकता है, मैंने उसी पेपर में जो मैंने सर्कुलेट किया है आम जनता के लिए, ओपन पब्लिक के लिए, उसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स भी लिखे हैं, केसेस लिखे हैं, उनके उदाहरण दिए हैं कि एक रिपोर्ट से, गलत रिपोर्ट आने से लोगों को क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जो कि हमारे साथ ही घटना घटी थी, हमारे पेशेंट के साथ घटना घटी थी कि एक पेशेंट डायरिया लेके आता है, और डायरिया में क्या होता है कि बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, ये सारी होती है, क्योंकि पानी निकलता है ना, तो अंदर के आपकी बॉडी के वाटर निकलते हैं, ये सारी चीजें। तो उसमें उस पेशेंट का सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दिया गया सैंपल, तो कोई पेशेंट बाहर से करा के लेके आ गया। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं, इसको फेक टेस्ट को हम लोग सिंक टेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो सिंक टेस्ट का ही रिपोर्ट आया जिसमें कि उसने टेस्ट रिपोर्ट किया नहीं होगा। अब देखिए सर मैम, ये जो फेक टेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं, या तो ये किसी हॉस्पिटल में, किसी लैब में, या कहीं भी 2-4 महीने काम करके ये सोचते हैं कि हम पारंगत बन गए, हम तो डॉक्टर के भी डॉक्टर बन गए। ओके, तो ये लोग लैब खोल लेते हैं और फिर इनको तो कोई एहसास नहीं होती है कि किस रिपोर्ट से क्या लोगों को परेशानी हो सकती है और कहाँ जान जा सकती है। तो उसका उन्होंने एक बिलो नॉर्मल से भी लो करके उसने रिपोर्ट दे दिया, जबकि उस पेशेंट का ठीक रहा होगा। तो अब डॉक्टर के पास तो जो रिपोर्ट आई है उसी के अनुसार वो आगे ट्रीटमेंट करेगा, है ना। तो अब उसी डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देखते हुए उस रिपोर्ट को जायज मान के उस पर ट्रीटमेंट किया, और वो पेशेंट कुछ देर में मर गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को, पोटासियम को बढ़ाने के लिए दवाई देनी थी, उसमें पोटासियम उसका कम था।
बाद में फिर जब छानबीन हुई, सारी चीजें हुई, वो सैंपल क्योंकि और भी सैंपल थे, उसको ये किया गया तो पता चला कि वो रिपोर्ट नॉर्मल था। उसका जो इलेक्ट्रोलाइट था वो नॉर्मल था, बट उसने फेक करके ऐसे ही अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू भर दिया और फिर जाके वो पेशेंट को दवा चली गलत और वो पेशेंट मर गया। दूसरी सबसे बड़ी जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ वो है HIV को लेकर। हम दिल्ली ही क्या, देश के हर एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी केसेस होती हैं सर्जरी की। तो जब सर्जरी की हम केस करते हैं मैडम, तो उसमें हमें HIV का टेस्ट जरूरी होता है किसी भी पेशेंट को OT में लेने के लिए, है ना, ताकि वो आगे की चीजें संक्रमित ना हो जाए, इन सबको ध्यान में देखते हुए। तो आनन फानन में, क्योंकि आप कितना भी हम अपने आप को कह लें कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट आज भी हमारे सिस्टम में, इनफैक्ट एम्स में भी बहुत कमी ऐसी सुविधा है कि आपको इमरजेंसी में आधे घंटे में HIV की रिपोर्ट मिल जाएगी या फिर 1 घंटे में मिल जाएगी, जबकि कार्ड टेस्ट पे हम 15 मिनट में इसका रिपोर्ट कर सकते हैं सैंपल मिलने के बाद। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर सैंपल दे देते हैं पेशेंट को कि भाई इसका जल्दी से हमें रिपोर्ट चाहिए, पेशेंट को आपको OT में लेना है, ये रिपोर्ट जब निगेटिव होगी तभी हम OT में ले पाएंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट जो है बाहर खड़े हुए, जो भी दलाल होते हैं या जो भी फेक लैब वाले होते हैं, क्योंकि यही लोग काम करते हैं इस टाइप से, तो इनको वो दे देता है और वो उनको पता है कि अरे वो भी वैसे ही लोग होते हैं जो कि 10 दिन 15 दिन 2 महीना 4 महीना लैब में काम किया, हॉस्पिटल में काम किया, उनको पता है 1 में 1000 में 1 कोई आदमी आता है जो HIV पॉजिटिव होता है ना, तो वो बिना टेस्ट किए हुए रिपोर्ट निगेटिव बना के आधे घंटे में उनको सौंप देते हैं, आधे घंटे में या 1 घंटे में। अब बताइए उन्हीं में से अगर एक कोई पेशेंट पॉजिटिव निकल जाए तो क्या हालत होगी हमारी। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो मैंने 2 घटनाओं का आपसे जिक्र किया है, इनसे कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे पेशेंट की जान जा सकती है, पेशेंट के साथ गलत ट्रीटमेंट हो सकता है, पेशेंट को आगे कुछ भी पेशेंट के साथ हो सकता है। इसमें हमें पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन में क्या है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं, इतनी ज्यादा कोविड के बाद हमें तो लगा था कि भारत की हेल्थ केयर की स्थिति सुधरेगी, बट ये और दिन से वो बदतर होते जा रहा है, क्योंकि कोविड के बाद नॉन प्लेयर्स, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, नॉन मेडिकल लोग हैं, उन्होंने पैसे को देखकर हेल्थ केयर में वो घुस गए कि अरे इससे बढ़िया तो कोई धंधा ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी आ जाए बट ये धंधा सदैव चलता रहेगा। तो इन लोगों ने इतनी वाटर टाइट, इतनी हाई कंपटीशन कर दी है कि आज के दिन में आप देखेंगे, आपके मोबाइल पे भी मैसेजेस आते होंगे, इंस्टाग्राम पे फीडिंग पे मैसेजेस आते होंगे कि हर दिन जो है वो मान्यताएं घटते जा रही है। पहले होता था कि 2000 में फुल बॉडी टेस्ट करा लो, वो फिर 1500 हुआ। आज के दिन में बड़ी बड़ी कंपनियां भी इससे अछूते नहीं है, 230 रुपया में, 300 रुपया में फुल बॉडी टेस्ट कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो टमाटर 3 टाइप का मिलता है आपको, एक क्वालिटी वाली होती है वो 50 रुपए किलो मिलता है, एक 40 रुपए किलो मिलता है, और जो गंदा क्वालिटी का होता है वो 10 रुपए किलो मिलता है। तो पब्लिक क्यों अंधी हो जाती है वहां पे जब ये देखती है कि भैया कोई आदमी आपको सस्ते में टेस्ट क्यों दे रहा है। बहुत गंभीर सिचुएशन है मैडम, और मैं आम जनता से आग्रह करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लॉ मेकर्स को और ऑफिशियल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे इस पर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये मैं ही नहीं हूँ इकलौता। पिछले मेरे पूर्व भी बहुत सीनियर रहे हैं, बहुत ऐसे डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने इस बात को लेकर हल्ला किया है। क्वैकरी आज तक दिल्ली में खत्म नहीं हुई। आप गांव देहात की बात करते हो, बिहार को बदनाम करते हो, झारखंड को बदनाम करते हो कि भैया वहाँ पे तो ऐसे होता है। दिल्ली भारत सरकार की जो राजधानी है, वहाँ पे खुलेआम हर चौक चौराहे पे फेक लैब बैठी हुई है, फेक लोग बंगाली डॉक्टर बैठे हुए, उन पे क्या कर चुकी है सरकार। लेकिन एक बात बताइए कि आम आदमी कैसे पहचान पाए कि जिस लैब में वो टेस्ट करवा रहा है वो रजिस्टर्ड है, वो असली है या नकली है? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने मैम। मुझे पीछे भी कुछ जर्नलिस्टों ने ऐसा पूछा कि डॉक्टर साहब अगर एक लैब खोलना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन सिर्फ हम लोगों को चाहिए जो कि कानून से डरते हैं, जिनके पास डिग्री है वो है। आप ये देखिए कि आज कोई आम आदमी जाता है टेस्ट कराने के लिए, आप वहाँ लिखे हुए कल ही मेरे पास एक यानी कि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ था फेसबुक पे एक लड़के का, जिसमें लिखा हुआ था कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त लैब। तो मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई भैया ये भारत सरकार से कौन सी मान्यता प्राप्त लैब हो गई है। तो मैंने उसको देखा, उसके जाके पूरी छानबीन करी, तो उस लड़के ने टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ था और उसने ऐसे ही फर्जी लिखा हुआ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त फलाना 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 लैब, ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। ना तो किसी डॉक्टर से कोई संपर्क, ना तो कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ना तो कोई लाइसेंस नंबर। तो सबसे बड़ी बात ये है मैम कि जब कोई लाइसेंस ही नहीं है तो पब्लिक जब जाती है अपना खून देने के लिए, आप ये देखिए कि आपका ब्लेड से अगर दाढ़ी बनाते वक्त या कैसे भी अगर थोड़ा सा खून निकल जाता है, कतरा निकल जाता है, तो आप कितने परेशान होते हो।
लेकिन वही पब्लिक जब एक फेक लैब में जाती है और अपना 10 ml ब्लड दे के आती है उसको, तो उसको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि भाई इतने तो बेवकूफ नहीं है ना हमारी जनता आज के दिन में। सब फेसबुक चलाती है, ट्विटर चलाती है, इंस्टाग्राम देखती है। तो जब इतना है तो आप जब किसी के यहाँ टेस्ट कराने जा रहे हो, चाहे कोई लड़का आपसे आप टेस्ट कराने के लिए आपसे ब्लड लेने के लिए आ रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो कि हमारा टेस्ट कौन करेगा, हमारा रिपोर्ट बताओ, किस डॉक्टर से आपने करवाया है, उस डॉक्टर से हमारी बात कराओ। अगर देखिए ब्रांडेड नेम है, लाल पैथ लैब है, चाहे कोई भी नेशनल लेवल पे है, तो उनसे इतनी तो ये महसूस की जा सकती है कि भाई उनका रिपोर्ट गलत नहीं रहेगा। लेकिन जिसका नाम ही नहीं सुना है, ना तो डॉक्टर का नाम सुना है, आजकल तो भारत सरकार ने ये भी किया हुआ है कि डॉक्टरों को नीचे उनकी लाइसेंस नंबर लिखनी है। बट मैंने बहुत कम ही जगह देखा है कि लैब में वो लाइसेंस लिखते हैं, लाइसेंस नंबर लिखते हैं, और लाइसेंस नंबर इजीली गूगल पे सर्च हो जाता है कि ये डॉक्टर सही है कि नहीं। बट ये जितने भी फेक लैब्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर के साइन भी फर्जी होते हैं, बिना डॉक्टर, बहुत केस में तो डॉक्टर को पता भी नहीं होता है कि उनका साइन कहाँ चल रहा है, क्या रेगुलर, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। NABL जो हमारी संस्था है जो कि लैबों को लाइसेंसिंग प्रदान करती है, वो भी जो सच में जो काम करने वाले हैं उनको परेशान करके रखती है। साल में आपको 4 बार रेगुलेशन ये करती हैं। मैं अच्छी बात है, चलो आप जो सही लोग हैं उनको, लेकिन जो फर्जी लोग हैं जिनके पास कोई लाइसेंस, उन पर रेट क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्या ये NABL का ये नहीं है? क्या भारत सरकार क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया का क्या ये काम नहीं है? तो लेकिन ये शहर में तो जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली शहर में 65,000 है, लेकिन गांव की स्थिति तो फिर और खराब होगी, क्योंकि वहाँ तो इस तरह के गांव की स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे अब मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, बट यहाँ का तो स्थिति मैम आपके सामने, हम लोगों के सामने। डॉक्टर राजीव ने हमें यह भी बताया कि अब समय आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात में देशवासियों को इन लैब के गिरोह के बारे में, लैब की धांधलियों के बारे में जानकारी दें और लोगों को जागरूक करें। आपकी जब ये रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो कैसे भरोसा करें और मरीज कैसे समझे कि नहीं ये गलत हो रहा है और अब हमें संभल जाना चाहिए? मैम ये एक जन जागरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे संडे के संडे हर महीने के अंतिम तारीख को पब्लिक के मन की बात करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि इसको बड़े ही यानी कि गंभीरता से उठाई जाए। जो हम पेट्रोल पंप में जो ऑपरेशन सिंदूर का जो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और अच्छी अच्छी जगह पे, वहाँ पे ये सारी बातें दर्शाई जाए, पब्लिक से बात, डॉक्टरों से बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके कि किस तरीके से हम पब्लिक को जागरूक कर सके। भारत सरकार की तरफ से जैसे आज के दिन में फिनेंशियल फ्रॉड्स को लेकर मैसेजेस आती हैं सरकारी मोबाइल से, वैसे ही भारत सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से ये पब्लिक के मोबाइल पे ये मैसेज जाना चाहिए कि आप अगर अपनी स्वास्थ्य के लिए कहीं भी कुछ जाते हो तो या तो सरकारी अस्पताल जाओ, या तो सरकारी लैब जाओ, या तो जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त का मतलब NABL लैब है, CGHS लैब्स हैं, जो मान्यता प्राप्त लैब है, उन लैब को खोज के जाओ, उनसे बातें करो। फोन पे जो, इंस्टाग्राम पे जो फीड आ रही है, जो चीजें आ रही है, जो बिजनेस की आ रही है, उन पे अंधा विश्वास मत करो। हमने डॉक्टर से यह भी पूछा कि क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल हेल्थ से फर्जी लैब को पकड़ना आसान हो जाएगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल हेल्थ सिस्टम से क्या हम फर्जी लैब को आसानी से पकड़ सकते हैं, या हम मुझ जैसा कोई आम जनता जो टेस्ट कराने जा रही है उसको पता चल सकता है क्या कि ये रिपोर्ट गलत है, या हमें क्या जांच लेना चाहिए? क्या हमें देखना चाहिए कि उस लैब में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको क्या हमें गूगल पे जांचना चाहिए, या कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे जाके हम जांच कर सके और हमें पता चल सके कि ये गलत जगह हमने अब ले लिया है और इससे हमारे हेल्थ सिस्टम पे या हमारे शरीर पे कोई असर, जैसा आपने बताया कि वो बच्चा था, वो पोटेशियम की गड़बड़ी हुई और उसके बाद वो कार्डियक अरेस्ट के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से बचने के लिए हमें और क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए, और जांच कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही मैम। कुछ हमारे पास हैं, जैसे कि आजकल जो बड़ी संस्थाएं हैं, हम लोग भी जिस लैब में काम करते हैं, चाहे जो हमारे आपने जहाँ अभी काम किया है, पहले भी काम किया है, QR कोड और बारकोड सिस्टम है, जिसके कि हम उसको स्कैन करके ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हैं कि ये, क्योंकि जो छोटे तबके के लैब्स हैं जो उन पे अभी ये सिस्टम है नहीं, क्योंकि उसको लेने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। बट
कहीं हद तक मुझे लगता है कि जब तक गवर्नमेंट इसमें प्रोएक्टिव नहीं होगी, लाइसेंस नहीं देगी उनको सही से कि एक एक चीजों को करके लाइसेंस दे, क्योंकि अगर कोई, मेरा ये डॉक्टरों से भी आग्रह है, कुछ डॉक्टर भी ऐसे हैं जो कि कुछ चंद पैसों के कारण अपना जो डिग्री भी बेचते हैं, लोगों को देते हैं। मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि ये चल रहा है और लगभग सबको पता है ये बातें। ओके, तो इन सब से हमें थोड़ा अगर रेगुलेशन, जैसे आपने बोला एआई की बात है, एआई कुछ हद तक चीजों को निपटाने में, सुधारने में सही है। ब्लॉकचेन की बात तो हो सकती है, इसमें ब्लॉकचेन अगर हम लेके आए तो हम उस रिपोर्ट को बहुत ही सिक्योर बना सकते हैं। बट इन सब में मैम अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट और तब तक ना जाने हम आज भी अभी भी कितने लोग फर्जी टेस्ट करा रहे होंगे, कितने लोग फर्जी टेस्ट कर रहे होंगे। तो जान तो हर दिन जा रही है मैम। तो वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए, चाहे माननीय नड्डा जी की तरफ से आए, चाहे माननीय रेखा गुप्ता जी की तरफ से आए। क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देश की राजधानी से ही इस बात को सुधारने की कोशिश करें और पूरे भारत में एक मैसेज जाए कि भाई ऐसा चल रहा है और ऐसे लोगों को सिस्टम से निकाला जाए। क्योंकि कोविड के बाद ऐसे लोग इतने सिस्टम में आ चुके हैं मैम। तो आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा खुद का भी लैब है और कुछ दिन पहले की बात है कि एक लड़का मेरे यहाँ नौकरी मांगने आया और हमने उस लड़के की योग्यता देखी कि वो नौकरी करने, यानी उसकी योग्यता ही नहीं है कि वो लैब में काम कर सके। और कुछ दिनों के बाद देखता हूँ कि मेरे किसी स्टाफ ने मुझे बोला कि सर देखो, आपने उसे नौकरी नहीं दी, उसने तो लैब खोल लिया। तो मुझे ये सब देख के मैम बहुत ही अचंभित होता है कि हमने अपनी जिंदगी की 24 साल लगा दी इस नेक प्रोफेशन में, कि हमने कसम खाई थी जो कि भाई हम मिशन की सेवा करेंगे, मिशन की मदद करेंगे, लेकिन आज हम खुद वाध्य हैं कि हम किस टाइप से मदद करें। एम्स जैसे संस्था से डिग्री लेने के बाद, इतनी उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद भी आज लोग जब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि आप वो फलाना तो इतने रुपए में टेस्ट कर रहा है, क्या आप हमारा इतने रुपए में टेस्ट करके देंगे, तभी हम आ पाएंगे आपके पास। तो अब जब आपको किसी भी जांच के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो किसी भी सोशल मीडिया या सस्ते जांच के चक्कर में फंसकर जान को सांसत में न डालिए, बल्कि NABL अप्रूव्ड या फिर सरकारी जांच केंद्र तक ही पहुंचिए। और ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए द हेल्थ साइट से।